वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की हमारी ये वीडियो होने जा रही है बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए क्लास जो हमारा आज होने जा रहा है वो है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे डील। तो ये है पार्ट 4। इस वीडियो में हम कर रहे हैं पार्ट 4। हमने ऑलरेडी 3 वीडियो पार्ट 3 तक हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे उसे पोस्ट कर दिया है, तो जाके वो वीडियोस भी देखें। उसमें 35 करके हमने 3 वीडियोस पोस्ट किए हैं, 35 क्वेश्चंस डील किया है हर वीडियो में। तो जाके आप उन तीनों वीडियो को हमारे चैनल के साइंस के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आप जो ये लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है वो हमने बहुत ही डिटेल तरीके से इसे क्या किया पढ़ा है, तो आप जाके वो वीडियो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। वो वीडियो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको ये जो सारा चैप्टर है और इसमें जितने टॉपिक्स हैं 4 पार्ट में आपको ये चैप्टर कंप्लीट किया गया है। तो जाके वो सारे वीडियोस आप हमारे साइंस के प्लेलिस्ट में हमारे यूट्यूब चैनल रोशनी पब्लिकेशन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हम आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम इसमें कर रहे हैं पार्ट 4 से डील, ठीक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 106 हो जाएगा। 105 1 से 105 तक हमने 3 वीडियो में करके उससे कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम आ गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का होने जा रहा है वो है 106, और हम इसमें डील करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का जो है चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस का। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। वृक्क जो है उसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, लाइक उसका यूनिट, ठीक है। तो यूनिट उसका क्या है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए कोशिका को, बी श्वसन अंग को, सी नेफ्रॉन को, या डी रक्तचाप को। तो वृक्क अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाके आप हमारे डिटेल्ड वीडियो जो हमारा इस चैप्टर का पोस्ट है वो जाके देखें, तो उसमें भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वृक्क की रचना हमने बहुत अच्छे से आपको समझाई है। तो वृक्क की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन। क्या है, सी में हमारा ये ऑप्शन है नेफ्रॉन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, उसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। बहुत सारे नेफ्रॉन हैं किसमें, वृक्क में, और वो नेफ्रॉन मिलके वृक्क की रचना करते हैं। तो हमारा ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लार किस ग्रंथि से निकलता है। तो लार की जो हमारी क्या है, मुख गुहा जो हमारा बकल कैविटी, उसमें जो लार ग्रंथि है उससे लार निकलता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन में देख लेते हैं, ए एड्रिनल, बी पिट्यूटरी, सी लार, डी इनमें से कोई नहीं। तो लार किस ग्रंथि से निकलता है, तो लार ग्रंथि से निकलता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, और हमारा आंसर है लार ग्रंथि, ठीक है। तो लार किस ग्रंथि से निकलेगा, लार ग्रंथि से। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी टेस्टोस्टेरोन, और डी एस्ट्रोजन। तो हमारा आंसर है बी थायरॉक्सिन, आंसर है हमारा बी थायरॉक्सिन। का क्या काम है, वो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, उसका कंट्रोल करता है, ठीक है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। वो हम आगे बढ़ जाते हैं, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो किसकी उपस्थिति होती है जो कि रक्त लाल दिखता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इस क्वेश्चन को डील किया है। ए थोम्ब्रिन, बी फाइब्रिन, सी हीमोग्लोबिन, डी सीरम। तो क्या उपस्थित होता है जिसकी वजह से रक्त लाल दिखाई देता है, तो वो है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है उसी की वजह से हमारा रक्त क्या होता है, लाल दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, सिक्रीट होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए अग्न्याशय से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या है इसका, यकृत से। यकृत से क्या स्रावित होता है, पित्तरस, ठीक है, यकृत से स्रावित होता है पित्तरस। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको इतना ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपको याद हो जा रहे होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रंकुचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। ये ब्लड प्रेशर का पूछा जा रहा है, उसका दाब कितना होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है एक हेल्दी ह्यूमन का, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ए
120 या और 80, फिर बी में है 80 120, सी में है 80 100 और डी में है 70 to 80। तो हमारा आंसर है ए 120 80। हमारा ब्लड प्रेशर या रक्त दाब या फिर प्रंकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है 120 80। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो ए एक्टोडर्म, बी मेसोडर्म, सी इंडोडर्म या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ए एक्टोडर्म। क्या है हमारा आंसर? ए एक्टोडर्म। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति का प्राथमिक ऊतक है क्या? एक्टोडर्म। ठीक है, प्राथमिक ऊतक है एक्टोडर्म तंत्रिका तंतु का। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किस तंत्र का भाग है मनुष्य में, वो पूछा जा रहा है। तो ये भी हमने बहुत ही अच्छे से हमारे चैप्टर में समझा है, तो जाके प्लीज उस वीडियो को देखें ताकि आपको ऑब्जेक्टिव जो मैं डील कर रही हूँ वो आपको समझ में आए, उसका कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट भी। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है ए पोषण से, बी श्वसन की क्रिया से, सी उत्सर्जन की क्रिया से, डी परिवहन की क्रिया से। तो वो किससे संबंधित है वृक्क? हमारा आंसर है सी उत्सर्जन की क्रिया होती है। उत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसमें पार्ट लेता है कौन? हमारा जो वृक्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है ए जल का वहन करने के लिए, बी भोजन का वहन करने के लिए, सी अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए या फिर डी ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। तो पादपों में, पेड़ पौधों में जाइलम क्या करता है? हमारा आंसर है ए जल का वहन करता है। ठीक है, जाइलम क्या करेगा? जल का वहन करेगा। और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का वहन करता है फ्लोएम। तो यही दो संवहन ऊतक होते हैं जो क्या करते हैं? जल और भोजन का। तो यहाँ पूछा गया जाइलम, तो उसका होगा जल का वहन का काम करता है पादपों में जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो जब स्वपोषी पोषण होता है तो वो किसमें होता है? हरे पेड़ पौधों में। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। तो उससे क्या क्या जरूरत होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, क्लोरोफिल का, सूर्य के प्रकाश का। इन सभी की जरूरत पौधों या पादपों को होती है स्वपोषी पोषण के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों आंसर हैं, तो उपरोक्त सभी आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के अंतिम उत्पादन है। अंतिम उत्पाद जो श्वसन की क्रिया के बाद बनता है वो पूछा जा रहा है। ए CO2 और H2O, बी हमारा ऑप्शन CO2 और ऊर्जा, सी है H2O और ऊर्जा, डी है CO2 H2O और ऊर्जा। तो श्वसन की जो क्रिया होती है इसमें क्या बनेगा? CO2 H2O और ऊर्जा बचेगा अंतिम उत्पाद के रूप में। तो हमारा आंसर है डी CO2 H2O और ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हम आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण की अंध क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की अंध क्रिया, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में होती है, तब वो कब होती है वो पूछा जा रहा है। ए सिर्फ दिन में, बी सिर्फ रात में, सी सिर्फ अंधेरे में, डी रात और दिन दोनों में, जब तक NADPH+2 उपस्थित रहे, उपलब्ध रहे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो अंध क्रिया होती है ये जरूरी नहीं कि सिर्फ रात में हो या फिर दिन में हो या फिर अंधेरे में हो। ये कब होगी? जब NADPH उपस्थित हो। जब NADPH उपस्थित हो, तो अगर रात में भी है तो भी हो जाएगा, दिन में है तो भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसका क्या है? ए डी। डी रात और दिन दोनों में जब NADPH उपस्थित रहे, उपलब्ध रहे। ये हमारे प्रकाश संश्लेषण की अंध क्रिया कब होती है उसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन में है ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णी लवक में या डी श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोफिल में। हमारा आंसर है ए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसमें जो अंग मुख्य है वो बताना है हमें। तो ए रक्त, बी श्वेत ग्रंथि, सी वृक्क या डी अग्न्याशय। तो उत्सर्जन की क्रिया में पार्ट कौन लेता है? सी हमारा वृक्क आंसर हो गया। वृक्क है प्रमुख उत्सर्जी अंग, ना कि रक्त, श्वेत ग्रंथि या अग्न्याशय। हमारा आंसर है वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है।
अब हम आ गए, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो ए स्पर्शक, बी कूटपाद, सी जीव, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हमारा बी कूटपाद। ये सिमिलर क्वेश्चन भी हमने पहले डील किया है, तो आई होप आपको याद होगा। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करेगा, पकड़ेगा, वो है कूटपाद। अमीबा में कूटपाद जैसी, रोए जैसी क्या होती है, आकृति होती है, जिससे वो अपना खाना पकड़ते हैं और अपने अंदर लाते हैं। वो एक कोशिकीय जीवों में ऐसी ही क्रिया होती है। अब हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, तो प्लीज ध्यान दें। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। तो ऑप्शन हमारे पास ए प्लाज्मोडियम, बी लिस्मेनिया, सी प्रोटोजोआ या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हमारा ए प्लाज्मोडियम। आंसर है हमारा ए प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी कौन है, ए प्लाज्मोडियम। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो सर्कुलेशन का हमारा सिस्टम है, उसमें खुला और बंद दो टाइप का सिस्टम होता है। तो खुला इसमें पूछा जा रहा है किसमें है, मनुष्यों में बंद है, घोड़ों में बंद है, स्त्री में भी बंद है। तो सी हमारा आंसर है कॉकरोच। कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन, क्या पार्ट होता है स्टोमाटा में जो उसके खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करेगा। तो ए द्वार कोशिकाएं, बी सखी कोशिकाएं, सी चालनी नलिकाएं, डी मूल रोम। तो आंसर है हमारा ए द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं, खुलने और बंद होने में स्टोमाटा की मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है। तो ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी एमाइलेज। तो इसका आंसर है लाइपेज, सी। लाइपेज क्या करेगा, वसा के पाचन में या फिर वसा पर क्रिया करता है। लाइपेज कौन सा एंजाइम, लाइपेज वसा पर क्रिया करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ए वायवीय, बी अवायवीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ये था हमारा ऑप्शन। तो श्वसन की जो क्रिया होती है उससे क्या होती है, ऊर्जा बनती है और मुक्त होती है। तो जब ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, वायवीय में क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, और वायवीय में ऑक्सीजन या हवा उपस्थित नहीं है। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा तो ऊर्जा जो एटीपी है वो भी ज्यादा मात्रा में बनेगी। तो हमारा आंसर क्या है, ए वायवीय। ठीक है, वायवीय या फिर जहां पे ऑक्सीजन हो, ठीक है, या फिर हवा उपस्थित हो, ऐसे में जब श्वसन की क्रिया होगी तो अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो आंसर है हमारा वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा एक जीव है, उसमें क्या पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। ए मस्तिष्क, बी तंत्रिका, सी मुख, डी स्पर्शक। तो आंसर है हमारा डी स्पर्शक। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, लेकिन किस रूप में वो पूछा जा रहा है। तो ए ग्लूकोज के रूप में, बी फ्रुक्टोज के रूप में, सी लैक्टोज के रूप में, या डी सुक्रोज के रूप में। तो फ्लोएम उत्तक जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट खाने, जो भोजन बना उसका वो क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। वो पेड़ या पौधे के सभी अंग तक, पार्ट तक क्या पहुंचाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन वो किस रूप में पहुंचाते हैं, जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज के रूप में, लेकिन स्टोर वो होता है और पूरे परिवहन जो होता है उस भोजन का वो होता है डी, जो हमारा आंसर सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा ए 2, बी 8, सी 10, डी 6। तो सी हमारा 10 आंसर है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, सी 10। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो कहाँ होती है वो पूछा जा रहा है। तो ए कवकों में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधों में, या फिर डी परजीवियों में। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ होती है, हरे पेड़ पौधों में। तुम्हारा आंसर है सी। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी, हरे पेड़ पौधों या हरे पौधों में। जहां भी हरा पेड़ पौधा रहे वहीं पे आप आंसर इसका लगाएंगे।
अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो ए है हमारा व्हेल, ए हमारा व्हेल, और बी चूहा, सी हाथी, डी आदमी। तो आंसर हमारा है बी चूहा। बी चूहा जो होता है उसकी धड़कन क्या होती है? सबसे तेज होती है, धड़कन चूहे की सबसे तेज होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए उत्तक, बी कोशिका, सी पदार्थ, या डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या होगा? ए उत्तक, रक्त है उत्तक, ठीक है। तो ए उत्तक हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो ए डेंटाइन, सी अस्थि, बी अस्थि, सी इनामेल, या डी क्राउन। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा सी इनामेल। इनामेल दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? इनामेल कहलाती है, याद रखें इसे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? पूछा जा रहा है। रेड ब्लड सेल्स जो होती है, लाल रक्त कोशिकाएं, उसकी जीवन अवधि क्या होती है? उसका लाइफ स्पैन क्या है वो पूछा जा रहा है। तो ए 120 दिन, बी 180 दिन, सी 80 दिन, डी 220 दिन। तो आंसर हमारा ए 120 दिन। जीवन अवधि क्या होगी आरबीसी की? 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, सी स्टार्च, या डी फैटी एसिड। तो हमारा आंसर है सी स्टार्च, ठीक है। सी स्टार्च के रूप में क्या करते हैं पौधे में? पौधे अपना भोजन जो जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, वो स्टार्च के रूप में करते हैं। अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव हृदय घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? तो पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। वो किससे घिरा होगा? पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम क्या करता है? हेल्प करता है मानव हृदय का कि वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, दूसरे अंगों के से वो रगड़ा ना जाए, तो उसे कोई हानि ना हो। तो पेरिकार्डियम घिरा के चारों ओर हमारा मानव हृदय घिरा है ताकि वो सेफ रहे, ठीक है। तो पेरिकार्डियम हमारा आंसर हो गया, मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, ऑप्शन ए आंसर था। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या है? रेड, वो किस जीव में नहीं होता है? तो ए पक्षी, बी मक्खी, सी मनुष्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका मक्खी, ए बी ऑप्शन हमारा मक्खी आंसर है। उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। याद रखें इसे, ट्रिकी क्वेश्चन है कि मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। अब आगे हमारा अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिराएं कहाँ खुलती हैं? तो ए आंसर बायां निलय में, बी दायां निलय, सी बायां अलिंद, या डी दायां अलिंद। तो आंसर इसका है डी दायां अलिंद। ये 4 भाग हैं हृदय के, उसमें से जो अग्र महाशिराएं और पश्च महाशिराएं वो दायां अलिंद में खुलती हैं, ठीक है। ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऐसे नोड साइनो ऑरिक्यूलर नोड क्या है? ठीक है, कौन सा उत्तक है? तो ए पेशी उत्तक, बी तंत्रिका उत्तक, सी संयोजी उत्तक, डी कंकाल उत्तक। आंसर है इसका बी तंत्रिका उत्तक, ठीक है। ऐसे नोड कौन सा उत्तक है? तो तंत्रिका उत्तक का वो पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की जब हमारे शरीर में कमी होगी, ब्लड में कमी होगी, तो क्या रोग होगा? तो ए मधुमेह, बी पीलिया, सी एनीमिया, डी डायरिया। तो आंसर है इसका सी एनीमिया होता है। एनीमिया नामक रोग होता है जब हीमोग्लोबिन की कमी हो हमारे शरीर में या फिर हमारे ब्लड में, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है वो हमें बताना है। ए डब्ल्यूबीसी, बी लसिका, सी आरबीसी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं किसको? ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन उसमें होता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वाहक है, कैरी करता है। तो रेड ब्लड सेल आरबीसी हो गया इसका आंसर। अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के लास्ट में। इतना ही क्वेश्चन क्या करना था हमें डील, ठीक है। तो 140 क्वेश्चन तक हमने इस वीडियो में डील किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे 35 वो हम डील करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। प्लीज स्टे ट्यून्ड उसके लिए भी। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा हमारे पब्लिकेशन के बारे में, ठीक है। तो ये है हमारी पब्लिकेशन, रोशनी पब्लिकेशन, जो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेके आई है कैप्टन रेनबो सीरीज की ये बुक, जिसमें हम आपको इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत की बुक्स अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप ये सारे बुक्स आपको मिल सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब पे अवेलेबल है, या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर्स पे भी ये बुक परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ
हमारा क्वेश्चन बैंक और ऑब्जेक्टिव का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक चैप्टर में हर सब्जेक्ट्स के हमने कंपाइल करके एक ऑब्जेक्टिव का भी एक बुक बनाया है जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट है। तो आप जाके उन बुक्स को भी खरीद सकते हैं, हर जगह आपको ये अवेलेबल बुक्स मिलेंगे। और लास्टली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।